Rajesh ji, what have been your main milestones in life for yourself? Like, see, we know some parts, but this television serial, the NSD, also one, Mirzapur, the poetry that you write, which do you recollect as कि भाई ये मेरे लाइफ में ये बहुत पड़ाव बहुत ज्यादा जरूरी रहा, इन्होंने मेरी जिंदगी बदली. नहीं पता नहीं मैं ये ऐसे ही कहूँ कि अच्छा ये पहला काम मिल गया तो एक पड़ाव है, फिर दूसरा पड़ाव है, तीसरा पड़ाव है, कोई शांति एक पड़ाव है, या बम्बई का पहला काम था, या एनएसडी को एक पड़ाव कहूँ, या मिर्ज़ापुर को एक पड़ाव कहूँ. ऐसे तो पता नहीं, ये तो एक यात्रा है. पड़ाव ज़्यादा मुझे अपने इंटरनल ज़्यादा लगते हैं. कोई अंदरूनी कोई ग्रोथ के जो पड़ाव होते हैं ना आपके, हमेशा वो वाले ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. ये तो बाहर रिफ्लेक्ट करता है, वो चीज़ें जो भी होती हैं आपके अंदर घटित होती है ना. जैसे हमेशा मेरे को लगता है कि जैसे 2-3 साल में एक ऐसा वक्त आता है जब आपको उस केचुली उतारने के दिन आते हैं ना, कि व्हेन यू शेड योर स्किन एंड बिकम, मतलब एक नई स्किन डेवलप करते हैं, तो वो एक चक्र चलता है जीवन में, वो बाहर रिफ्लेक्ट होता रहता है. कई बार वो जो अंदरूनी बदलाव है वो बाहर बदलाव लेके आता है, कई बार बाहर का बदलाव भी उसका कैटलिस्ट बन सकता है. अंदरूनी बदलाव का अंदरूनी वो अच्छा होना भी बन सकता है, बुरा होना भी बन सकता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू ब्रॉट. मुझे क्या लगता है कि जैसे आप इंटरनल का पड़ाव बोल रहे हैं, मुझे भी लगता है कि व्हेन वी आर ईटिंग वेल, being disciplined, staying in a place that that makes us motivated, तो suddenly growth is it's seen outside. वही जब हम वैसे कंपनी में आ जाते हैं या वैसा वक्त गुजारते हैं वेर डूइंग डिसिप्लिन खराब हो चुकी है, पढ़ना लिखना कम हो गया है, राइटिंग प्रैक्टिस कम हो गया है, सडनली वो बाहर भी दिख रहा है कि यार आजकल हम कट गए हैं, या हम किसी और गांव में चले गए, किसी और शहर चले गए, किसी और कोने में जाके बैठ के, तो उस समय लगता है कि ये लाइफ बदल गई है. बट इट्स वन में फील डेडिकेटेड ऑलरेडी कि मैं तो डेडिकेटेड अपने क्राफ्ट को लेके, अपने काम को लेके, लेकिन काम कम हो रहा है या ग्रोथ कम हो रही है. तो ये जो इंटरनल कंपोनेंट है, इट आल्सो इंक्लूड्स रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स. तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर इंटरनल ग्राफ? यू फील कि यार ये मैं अगर सॉर्ट कर देता हूँ तो अच्छी जाती है जिंदगी, यार ये इसके कारण मेरे स्किन आई एम एबल टू शेड माय नेक्स्ट स्किन. एंड मुझे लगता है दो चीजें बहुत रहती हैं. एक जो, क्योंकि मैं प्रेम कविताएं लिखता हूँ, तो प्रेम बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है आपकी जिंदगी में, है ना. आप रिलेशनशिप्स और प्यार मोहब्बत, क्योंकि एक रोमांटिसिज्म जो होता है ना, वो सिर्फ एक स्त्री पुरुष के रिश्ते का नहीं होता. रोमांटिसिज्म ये ख्याल होता है कि जब आपको लगता है कि सारी दुनिया फिर से हसीन हो जाएगी, अच्छा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये ख्याल एक रोमांटिसिज्म है ना. उस पे आपका कभी यकीन टूटता है, कभी आपका बनता है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये यकीन टूटता है. उसमें स्त्री पुरुष संबंध एक हिस्सा है. बाकी मैं हमेशा खुद को ये मतलब याद दिलाता रहता हूँ, डिसिप्लिन का तो नहीं, कंसिस्टेंसी का याद दिलाता रहता हूँ कि दो चीजें जरूर करते रहना चाहिए हमें जिंदगी में. एक तो रोजाना कोई एक नई चीज सीखें, और एक रोजाना कोई नई चीज बनाएं. वाओ, है ना. लर्निंग एंड क्रिएटिंग समथिंग एवरी डे, चाहे वो छोटी सी भी चीज क्यों ना हो, बिल्कुल छोटी सी चीज क्यों ना हो. मतलब क्या उदाहरण दूं आपको, चाहे आपको बटन टाकने का एक कार्य किया आपने या सीखा, वो भी अपने आप में एक दिन का है ना. तो कोई छोटी सी चीज भी रोज आप एक नई सीखें, या कुछ सीख रहे हैं उसमें बढ़ोतरी करें, तो लर्निंग एंड क्रिएटिंग आई थिंक इज शुड बी अ कांस्टेंट थिंग आपकी जिंदगी में. Is that something that but rest is reflected and manifested. मतलब एनीथिंग राइटिंग, कोई सॉफ्टवेयर सीख लीजिए, अभी एआई का जमाना है, एआई सीख लीजिए. कभी आप लोग को भी लगता है कि यार आई एम वाचिंग टू मच इंस्टाग्राम और टू मच फेसबुक? आई डू. इंसान है, और ऐसा नहीं है कि हमारे पास हर वक्त काम रहता है. काम आगे पीछे होता रहता है, खाली वक्त भी होता है, और कई बार बहुत ज्यादा एक साथ काम हो जाता है कि और खाली भी बैठे रहते हैं. तो ये तो एक ही बीमारी है. रेलेवेंट डिपेंडिंग ऑन यू, आई मीन इट्स नॉट. सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है ना, वर्जन 1, वर्जन 2, 2.0, 3.0 चलता रहता है, तो आपका क्यों नहीं आता है?
जो मैं केचली उतारने की बात कर रहा था, वो वही तो है ना। हम अपने सीनियर्स को देखते हैं ना, इतने कमाल के एक्टर्स थे और अपने आप को अपडेट नहीं किया तो इरेलेवेंट हो गए। और ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अपने आप को कंटिन्यूअसली इवॉल्व करते रहे और आप उनमें एक अलग जादू देखते हैं वक्त के साथ। How do you see the change in your business, acting career, business क्या art कहें? And in this exact thing also I wanted to ask you. It's good you brought this up. ये जो art है acting की, आप तभी भी एक्टिंग करते थे जब ठहराव होता था किसी लैंग्वेज में, एक लाइन में, एक डायलॉग में। अब जमाना है एक ऐसे मीडियम का, वेब सीरीज का या इंस्टा एडिट्स का, वर्टिकल्स का, जो भी अपने, कि बहुत कुछ बातें कहनी है एक्टर को इस उस एक छोटे से समय में, मैक्सिमम डायलॉग्स भरने हैं, मैक्सिमम कंटेंट भरना है। तो ये जो आपने अलग अलग चेंजेस देखे हैं अपने वाइड करियर में, क्या आपको लगता है कि चेंजेस आर मच फास्टर नाउ देन 20 years ago, 15 years ago? हाउ इज लाइफ डिफरेंट फॉर एन एक्टर टुडे? जैसे इनमें से कोई एक पुराने कोई एक्टर का वीडियो देख रहे हैं जो आज फंक्शनल नहीं है, मान लीजिए टुडे दे आर नॉट एज यू सेड रेलेवेंट, एंड वर्सेस दे आर रेलेवेंट टुडे, उनकी बात सुनना, फर्क तो दिखता है कि यार दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग विच मैट। हाउ हैज योर वर्क चेंज्ड ओवर द पास्ट 30 years? मतलब जैसे हर एक एक फॉर्म जो अलग अलग, आप अलग अलग तरीके के मीडियम में काम करते हैं तो आपको उसके अनुसार बदलाव लाना पड़ता है ना। टेलीविजन में काम कर रहे थे तो एक अलग तरह का था, डेली सोप का अलग तरह का, वीकली एपिसोड्स होते थे उनका अलग तरह का होता था कि कोई पहले वीकली एपिसोड्स बनते थे और एक एपिसोड शूट करते थे आप 21 मिनट का, 22 मिनट का, 3 दिन में, तो उसका मेकिंग ही अलग होता था, उसका हर चीज अलग होता था ना। और डेली सोप शांति तो इंडिया का पहला डेली सोप था जो एक दिन में एक एपिसोड बनाते थे, और तब ये किसी को ख्याल भी नहीं था कि एक दिन में एक एपिसोड कैसे बनाया जा सकता है ना, उस जमाने में। तो अभी तो सिंगल कैमरा सेटअप में एक दिन में एक एपिसोड निकाल लेते हैं लोग, तो तब नहीं कर पाते थे। हेवी कैमरा, तो 3 कैमरा सेटअप था वो, और इसीलिए हम लोगों को कास्ट किया था थिएटर के लोगों को, क्योंकि उसमें पूरा सीन एक साथ करते थे, क्योंकि एक पूरा कंपोज कर दिया, पूरा सीन एक साथ करते थे और ऑनलाइन एडिट करते थे। बाद में बीजी लगा के थोड़ा बहुत जो करते थे बाद में करते थे, इस तरह से एक एपिसोड पूरा निकल पाता था। तो वक्त के साथ दरअसल टेक्नोलॉजी आर्ट को बहुत डायरेक्ट करती है ना कि किस दिशा में जाना है। फिर आप अलग तरह के सीरियल्स बनने लगे, फिर बीच में कैसे सीरियल्स बनने लगे, आपको मालूम है कि उसमें किस तरह की एक्टिंग की जरूरत थी, और कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को कास्ट किया जो एक्टर्स थे ही नहीं, है ना, तो फिर कैमरे को एक्टिंग करनी पड़ी, है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक को एक्टिंग करनी पड़ी। बहुत सारी बीच के बहुत सारे सीरियल्स में एक्टर्स से ज़्यादा कैमरा एक्ट कर रहा था, है ना, या बैकग्राउंड म्यूजिक एक्ट कर रहा था टू कॉम्पनसेट। और समय के साथ तो टेक्नोलॉजी और वक्त के साथ उनको जो जरूरत थी वो होता रहा, और अब OTT आया तो उससे और फर्क पड़ा, है ना, 16-17 में शायद, है ना, तो तब से फिर से एक थोड़ा सा ठहराव के साथ करने का मौका मिला। कमिंग टू OTT, और ये वाला जो रील वाला जो है ना, या अभी वर्टिकल्स तो मैंने किए भी नहीं कभी, तो वो वाला मतलब बदनाम है, क्योंकि because nobody is doing a great job, maybe the kind of work stories are not coming उनको कहनी है कहानियां, काइंड ऑफ वो मजबूरी है उनकी कि 1-1.5-2 मिनट में आपको एक हुक देना है और आगे बढ़ना है और ऐसे आगे चलता रहे, तो वहां पे ओवर सेंटिमेंटल कहानी का होना जरूरी है। हर कौन सी जिंदगी, किसकी जिंदगी में 1.5 मिनट में एक हुक आता है ना। कई दिनों से हमारे कोई हुक नहीं आया, वैसे ही पड़े। राजेश जी, when you're talking about web series, you started web series when it was producing great content, like very mind blowing लगता था, मिर्जापुर, and you did Delhi Crime, you did Bandits Bandit. अब most of us we watch very few web series now. There was a time when we would watch every web series during the pandemic time. One was the lockdown phase, but उस समय content भी मेरे ख्याल से चैलेंजिंग बन रहा था कि we used to feel like watching. Some statistics say at least कि अब थोड़ी सी व्यूवरशिप कम हुई है वेब सीरीज की। आपको लगता है कि वेब सीरीज एक एज अ क्राफ्ट
क्योंकि थोड़ा सा कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, इसलिए लोग कभी इंस्टा ज़्यादा देख रहे हैं या वर्टिकल में भी कुछ कोशिश कर रहे हैं? मतलब देर इज अ, डू यू थिंक वेब सीरीज इज डिक्लाइनिंग एज अ मीडियम? परहैप्स आई थिंक, मैं आई कैन एग्री विद यू, थोड़ा तो हो रहा है। पर मुझे ऐसा लगने लगा है, जो बहुत पहले नवाज ने एक इंटरव्यू में बोला था सालों पहले कि ओटीटी विल आल्सो गो टीवी वे, जैसा मुझे दिखाई देने लगा अभी थोड़ा सा। आई डोंट नो, सब कुछ अच्छा काम भी होता है, बीच बीच में कुछ ऐसे काम भी आते हैं। अभी भी कोई अच्छा काम आता है, लेकिन दैट नंबर इज रिड्यूसिंग पर amongst नंबर इंक्रीज हो गया ना, the तो भी हो गया। obviously without Mirzapur any discussion with you seems incomplete. What are your best memories of shooting Mirzapur? कैसे आप इस वेब सीरीज में एंटर हुए और क्या इसकी यादें आपको सबसे ज्यादा? मिर्जापुर तो किए ही जा रहे हैं अब तक, हाँ, तो मेमोरी बना ही नहीं है। so अभी अभी the फिल्म beginning, कंप्लीट the हुई film is also और completed, अभी right? सीजन 4 करना है शुरू। अच्छा, और सीजन 3 4 सीजन हो गए, एक फिल्म हो गई और एक ये। when is the film releasing? 4 सितंबर। Wow, already date is declared. So what was, how you entered the scene, like how did you enter Mirzapur? उस समय की क्या यादें रही कि ये वेब सीरीज अच्छा, ये नहीं मीडियम ऐसा है नया, कुछ नहीं था, तो वेब सीरीज कुछ ऐसा नई चीज थी। हाँ मिर्जापुर नाम भी ऐसा कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, हाँ। है ना, कि क्या है। So how did you enter, like तो उस समय की क्या एक यादें? एक्टर के तौर पे ऑडिशन आया और मैंने ऑडिशन, और दिल्ली में, मतलब मैं पहले ज्यादा रहता था, अभी दिल्ली ही मेरा बेस है, आता जाता रहता हूँ, अभी ज्यादा वक्त यहाँ गुजरता है, बट तब तो ज्यादा वक्त दिल्ली में गुजरता था क्योंकि एनएसडी में पढ़ा भी रहा था उस दौरान। तो ऑडिशन आया था, मैंने ऑडिशन दिया और वो हो गया। तो ऐसा हुआ, तो मुझे इतना ख्याल नहीं था, हालांकि वो सीन पढ़ के मुझे लगा था कि यार इसमें कुछ क्या होता है ना, कि स्वैग है, कुछ है, कुछ मजेदार बात है उसमें, जादू, एक एक्स फैक्टर, कुछ दिखाई देता है ना एक्स्ट्रा। लुकिंग वो समझ में आया था कि कुछ तो है इसमें। लुकिंग और बैक, बाकी मैं ज्यादा जानता नहीं था कौन होंगे कौन नहीं होंगे, बस इतना पता था एक्सेल बना रहा है तो अच्छा ही होगा, अमेज़न के लिए है तो डेफिनेटली इट मस्ट बी समथिंग गुड, ऐसा वाला था। when you have to read roles from not so prominent directors, producers, और जहाँ पे मालूम है कि कोई ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो आप क्या देखते हैं कि अब चलो एक्सेल एंटरटेनमेंट इज डूइंग, हाँ एक जिम्मेदार सी संस्था है, कुछ अच्छा ही बनाएगी, लेकिन जब आपको इतने सारे इंडिपेंडेंट मेकर्स अप्रोच करते हैं या जिन्होंने कुछ पहले बनाया होगा, नया प्रोड्यूसर है कोई या नया डायरेक्टर, तो आप कैसे इवेल्युएट करते हैं कि यार ये करना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं इतना ऐसे इवेलुएट करता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आता कि मुझे दो चीज़ें ठीक से नहीं आई समझ में कि आदमी को कैसे इवेलुएट करूं और स्क्रिप्ट को कैसे इवेलुएट करूं, है ना। ये दो चीज़ें बड़ी अजीब सी चीज़ हैं, वो फील ही कर सकते हैं आप, उसको कोई मार्क्स नहीं दे सकते। तो मैं एक एक्टर के तौर पे क्या देख सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि यार मेरा रोल कैसा है, ये किस तरह की दुनिया है, और जिन लोगों से मिलता हूँ और ऐसा लगता है ना कि यार ये कुछ एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट है यहाँ, एक दे विल प्रोवाइड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर यू टू फ्लरिश, ऐसा कुछ दिखाई दे तो फिर ये नहीं लगता कि कौन किया है। मैं तो अभी भी शॉर्ट फिल्म्स भी कर लेता हूँ, सब लोग ऐसा वो नहीं है। तो और इतना ज्यादा चूज करने की स्थिति में भी नहीं हूं मैं कि मैं ऐसे बैठा हूँ रोज चूज कर, ऐसा भी नहीं है। जहाँ कभी मौका मिलता है कि आपको तो कर लेते हैं, लेकिन उसका यही है कि मैं जज तो नहीं कर पाऊंगा, वो कोई भी नहीं कर पाता। मतलब आप यू कैन मेक अ चॉइस कि करना है कि नहीं करना है, बट यू कैन नॉट। राजेश जी, आई वांट टू कम बैक टू समथिंग यू सेड मच अर्लियर, कि आपने बात की रिलेशनशिप्स डिटरमाइन योर इंटरनल एनवायरनमेंट विच आल्सो इज योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे हावी होता है, और एंड वी हैव यंगस्टर्स हियर, लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट जो है कितनी बदलती, लाइक एक तो जो जॉब वाले होते हैं उनकी तो लाइफ अलग होती है कि अच्छा पढ़ाई लिखाई कर ली, थोड़ा स्ट्रगल किया, जॉब ठीक ठाक मिल गया, नाउ वी हैव वेरी प्रिडिक्टेबल लाइफ राइट कि भाई ये सैलरी बढ़ती जाएगी, हो सकता है एक दिन जॉब लॉस हो जाए, हो सकता है बहुत, मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट यू प्लान फॉर, बट जो लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट है वो हर समय मतलब ऊपर उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव आता रहता है। तो रिलेशनशिप्स जो है वो कैसे कितने बदलते हैं, मतलब
जो शुरुआत के दिनों के की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे यंगस्टर्स है, आई ऑफ कोर्स व्हाट यू सेड इज राइट, कि द रिलेशनशिप दैट दे आर हैविंग is having a bearing on their craft, on their dedication. If their partner is from the same industry, they react differently. If somebody is with somebody who is in a job, they live a different life. तो ये क्या आगे जाके चीजें बदल जाती है, बेटर हो जाती है? डू यू बिकम मैच्योर? ये कहाँ से, ये कब से होने लगा? हाँ। ये कभी नहीं। रिश्ते वो उतने ही क्या कहें ना, पेचीदा रहेंगे हमेशा, क्योंकि दो इंसान है, वो पेचीदगी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। उसका बाहरी चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता। आज मैं आपकी पोएम देख रहा था वापस, चांद पे, वो भी चांद पे देख चाय। रही थी। हाँ। क्योंकि मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूँ ना, वो मतलब मंच की कविताएं नहीं है। आप समझ रहे हैं? कुछ कविताएं होती है जो मंच में पढ़ने के लिए होती हैं। मैं ऐसी कविताएं लिखता हूँ जैसे जिसे आप अकेले बैठ के अकेले कमरे में पढ़ें और आप उसके साथ जिए, वैसे वाला है वो। मतलब होर्डिंग्स नहीं है, वो छोटी सी एक मिनिएचर पेंटिंग है, तो उसके लिए आपको अकेले में करीब बैठ के देखना होगा उसको। तो इसलिए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब स्पोकन वर्ड एक, हाँ, मंच वाली कविता हो गई, वो शेरो शायरी, मतलब वो हाँ, क्योंकि जितनी आप मंच की कविताएं करते रहेंगे ना, उतना जनरलाइज होना पड़ेगा आपको ना। हाँ, मुशायरा हो गया, नहीं तो स्पोकन वर्ड का क्राफ्ट हो गया। आपकी पोएम साहित्यिक, मैं पोएम सब मतलब वेरी पर्सनल एंड वेरी लिटरेरी, लाइक एवरी लाइन सीम्स मेजर्ड, कि ये जैसे स्पोकन वर्ड में हम बहुत कुछ कुसेड़ देते हैं इधर उधर। हाँ नहीं, एक वो मेरी हमेशा से हर चीज में ही सोच रही है, क्योंकि मैंने बचपन में कार्टून्स बनाना सीखा मेरे ब्रदर से ही, तो देखता था तो सीखने लग गया। तो कार्टून बनाने की जो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है ना, वो है इकोनॉमी, कि कम से कम लाइंस में आप कैसे कह सकते हैं, है ना। तो ड्राइंग में भी मिनिमल लाइन में आप कितना आप दिखा सकते हैं, कितना वो पूरा चित्र आपके सामने खड़ा हो जाए कम से कम लाइंस में। वही एक्टिंग में हमने सीखा कि लेस इज मोर, है ना। और वो वही कविताओं में कोशिश करता हूँ कि कम से कम मैं अधिक से अधिक बात कही जा सके। वो ये आर्ट मेकिंग का मेरा मतलब एक हर एक का एक थोड़ा सा एक झुकाव, एक दिशा होती है ना, आइडियोलॉजी, वो है। Do you see yourself as writing more books and all? क्या मतलब किताब? I'm writing another book अभी, so आने वाली है, but almost finish कर लिया है। Do you identify yourself as an actor first or a writer first? क्या आपकी रुचि असली में क्या है? मतलब नहीं, मैंने अपने बायो में लिखा हुआ है कि an actor who wants to be known as a poet। तो मार्लन ब्रांडो का एक कोट है, उन्होंने कहा था कि an actor is at most a poet and at least an entertainer। आप समझ रहे हैं? तो जब कोई भी अभिनय की कला जब बिल्कुल चरम पे पहुंचती है ना, तो वो काव्यात्मक हो जाती है, भाई पोएटिक क्वालिटी होती है उसमें, जो इरफान भाई की परफॉर्मेंसेस में होती थी, है ना। बाकी एंटरटेन तो हम सभी कर लेते हैं उसमें, वो कोई मतलब one can always look the part, एटलीस्ट वो तो है, एंटरटेन तो कर ही सकते हैं। ये वाला एक दूसरा एक सवाल मैं पूछ रहा था मेरा, एक सॉरी, मैं इसी को आगे बढ़ा के 2 सेंटेंस और बोलना चाहता हूँ। क्या होता क्या है ना, कि मुझे ये पर्सनली फील होता है कि क्योंकि ज्यादातर मैंने सुना कुछ स्टूडेंट्स भी है ना यहाँ पे। हाँ, मैंने, हाँ, तो उस निगाह से बोल रहा हूँ, टीचर रहा हूँ 10 साल, तो निकल जाता मेरे वैसा। तो क्या है कि मुझे हम मानते हैं ना कि म्यूजिक, पोएट्री, पेंटिंग, ये 3 फाइन आर्ट्स हैं ना, बड़ी कला है। एक्टिंग और बाकी चीजें फोक आर्ट्स हैं एक तरह से ना। तो हमारी कला, जब हमारी एक्टिंग में, इस आर्ट में अगर कोई पेंटिंग की क्वालिटी आती है, या म्यूजिकल क्वालिटी आती है, या पोएटिकल क्वालिटी आती है ना, तो हमारी कला और बड़ी होती है। तो ये कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि आपके अभिनय में एक म्यूजिक का एक म्यूजिकलिटी हो ना, कुछ ना कुछ उसमें ऐसा संगीत हो, उसमें एक पेंटिंग हो, उसमें एक पोएट्री हो, तो शायद बड़ी कला बनती है। बिकॉज़ आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की।
आपने रिदम नहीं, आप उसके एसेंस को समझिए, म्यूजिक क्या होता है। जब आप काम करते रहे एज एनएसडी में आपने पढ़ाया, तो जनरली how what was the one tip you used to give to students every time? Two tips maybe, दो तीन टिप्स जो भी आप Tips समझ तो क्या, लीजिए। वो तो पढ़ाते पढ़ाते कुछ निकल जाता था ऐसे ही। हम्म, लेकिन एक हमारे गुरु बोलते थे, बीवी कारन साहब बड़े बहुत बड़े डायरेक्टर थे, म्यूजिशियन थे, वो हमेशा कहते थे कि सिद्धि के पीछे भागो, प्रसिद्धि के पीछे मत भागो। सिद्धि के पीछे भागोगे तो प्रसिद्धि अपने आप मिल जाएगी, और प्रसिद्धि की दौड़ में पड़ोगे तो सिद्धि की गारंटी नहीं है, वो भी छूट जाएगी। तो वही बोल देता था कि आगे से बढ़ा दो ये बैटन टीचर की। इसमें एक वेरी टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूँ एक्टर्स लोग के लिए, कि जब आप अलग अलग प्रोडक्शंस में काम करते हैं, कुछ तो एक ऐसी भी एक्टिंग होगी जहाँ पे वर्ड फॉर वर्ड वही डायलॉग बोलने हैं, इम्प्रोवाइज बिल्कुल नहीं करना है। जी। एक वो भी होंगे कि भाई लगभग ये लिखा गया है, या फ्री टू इम्प्रोवाइज या फ्री टू चेंज। तो ये हाउ डू यू डील विद दैट सिनेरियो? मतलब जब लोग एक्टर एक्टिंग करने जाते हैं या हम किसी से कुछ करवाते हैं, तो कई बार इस बात में चर्चा होती है कि जो लिखा है वैसे ही सुनाओ, तो फिर मुझे हैव टू गो एंड रिहर्स, हैव टू रिमेंबर। और एक ये कि यू हैव टू इम्प्रोवाइज, यू कैन चेंज सम डायलॉग्स, यू कैन सी। तो ये कितना 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 मतलब क्या मात्रा रहती है अलग अलग वेब सीरीज में, फिल्मों में जब काम किया आपने टीवी वो में? डिपेंड करता है, कई कई स्क्रिप्ट की ये डिमांड होती है कि एग्जैक्टली ही बोला जाए तो उसका असर बनेगा, और कई स्क्रिप्ट्स में थोड़ी छूट होती है कि थोड़ा बहुत हाउ वाज मिर्जापुर इन दिस रिगार्ड? वाज इट लाइक? मिर्जापुर में थोड़ी छूट रहती है, ऐसा नहीं है कि एकदम इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते आप, लेकिन उसमें एक ये ख्याल रखना पड़ता है कि आपको उस इलाके की बोली के आसपास रहना है। इम्प्रोवाइज करते करते आप अपनी बोली में फिसल सकते हैं ना, तो वो एक ख्याल रखना पड़ता है। बाकी कई बार कई डायरेक्टर्स बड़े वैसे होते हैं जो बहुत ही यही पक्के चाहिए, होते हैं, यही चाहिए, तो वही दो। डज इट वर्क? धंधा है हमारा, कभी का काम कर ये तो वो मतलब अगर आप प्रोफेशनल एक्टर हैं तो वो भी करना पड़ेगा। राजेश जी, जैसे आपने मार्लोन ब्रांडो की बात की, कहीं आपने नवाज की को एक वर्ड में कहा, एक इरफान को कहा, कौन से ऐसे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको देख के आपको लगता है कि थोड़ा बहुत सीखने को मिला, या थोड़ा देखना चाहिए इनका काम एज एन एक्टर, देखना चाहिए कि कैसे होता है, क्या क्या कर रहे हैं लोग, क्या क्या कब क्या किया? एज एन एक्टर, हु आर द एक्टर्स हु इंस्पायर यू टू डू बेटर या टू लर्न, टू इंस्पिरेशन? मतलब अभी, मतलब बचपन में तो आपको बताया ना, बचपन में फिल्में ही देख देख के पला बढ़ा, और हिंदी फिल्में ही देखी ज़्यादातर। हमारे यहाँ अंग्रेजी फिल्मों के नाम पे संडे को सिर्फ या तो चार्ली चैपलिन की लगती थी, या कोई डिज्नी की कुछ लगती थी, तो कार्टून फिल्म्स देख लो या चैपलिन देख लो, बस्टर कीटन कभी कभी आ जाता था, वो देख लो, और उसके अलावा अंग्रेजी फिल्में तो कोई आती नहीं थी बीकानेर में, तो हिंदी फिल्में ही देख के पला बढ़ा। तो चाहे दिलीप कुमार हो या अमिताभ बच्चन, सबसे ज़्यादा प्रभावित किया उन्होंने, और फिर नसीर सर, और वो फिर दूरदर्शन आ गया, तो दूरदर्शन में बहुत सारे अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली ना, जो फिल्में लगती नहीं थी, पार मंथन या ये सारी जो फिल्में, तो फिर दूरदर्शन में ही देखी, तब पता चला कि तब नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, पंकज कपूर और ऐसे एक्टर्स को देखने का मौका मिला, उन लोगों का। डू यू थिंक फिर उनको पढ़ के ही प्रभावित हुए, फिर पता चला ये एनएसडी गए हैं, तो फिर लगा कि खाली थिएटर क्या कर रहे हैं, उधर आगे जाएंगे, ऐसा हुआ। सो राजेश जी, एक ये थॉट था कि लेट अस से इन योर एक्टिंग करियर ऑफ 30 years, हाउ डिड यू डील विथ कमिंग आउट ऑफ अ रॉक बॉटम फेज? कब जैसे अब जब आप पाते हैं कि अरे काम ये छूट गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, तो कम बैक आपने कई बार किए होंगे, चाहे पब्लिकली वो लिखा गया हो, नहीं लिखा गया हो, बट पब्लिकली लिखा जाता है ना, कोई दिखाई नहीं दिया आप तो मान ही लिया पब्लिक ने, गायब हो गए आप। तो ऐसे फेजेस में आपका क्या एक आपकी लर्निंग रही है कि यार सपोज हम यहाँ कहीं फंस गए हैं, काम आना बंद हो गया है, वी आर लूजिंग आउट? नहीं, ऐसा मेरे साथ हुआ था जब मैं बॉम्बे में रहता था पहले, जब शांति किया था तो 94 में मैं यहाँ पे आया, शांति शुरू हुआ, उसका पहले एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था 15 अगस्त 1994 को,
वो डेट ऐसी थी तो याद है 15 अगस्त का दिन था आज़ादी का। तो वो 3 साल चला, 780 एपिसोड थे, तो मैं 300 में होऊंगा करीब। तो उस दौरान मैंने सोचा कि यार सीरियल तो एक चल रहा है, तो अब अपन फिल्म करेंगे। तो सीरियल कोई और मिल रहे थे लेकिन नहीं किए, सोचा फिल्म करेंगे, तो रोजी रोटी तो चल ही रही है। फिर घर भी खरीद लिया था तो और निश्चिंत हो गया, है ना, तो चलो अब फिल्में ही करेंगे। फिर 5-6 फिल्में की मैंने जिनसे कुछ हुआ नहीं, है ना। और फिर शांति ख़त्म हो गया और फिर सीरियल भी नहीं मिले मुझे, कि अचानक बदल गया था। तो मैं बॉम्बे छोड़ के चला गया, क्योंकि मुझे यूँ लगने लगा कि हाँ मैं मतलब काम चला सकता था, घर अपना था, 4 दिन भी शूटिंग कर लूँ तो चल जाएगी किचन, अकेला था तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मुझे लगा इवॉल्व नहीं हो रहा हूँ, तो मैं वापस दिल्ली गया, दोबारा से थिएटर शुरू किया, लिखना, डायरेक्शन, टीचिंग सब शुरू किया और फिर वहीं रहता रहा। तो आपको कुछ देखिए, जहाँ आप कंटिन्यूस अपनी आर्ट की यात्रा में लगे रहे, ये सब बाहरी चीजें हैं, ये मैं मतलब मेरा मानना है। You're learning of so many years. आपकी जिंदगी में आप क्या आर्ट में ज्यादा क्या सीख रहे हैं, आगे कैसे बढ़ रहे हैं, अपनी कला को कैसे निखारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, कितनी निखार पाए ईश्वर जाने, बट कोशिश तो यही लगे रहे। तो बेसिक मैं एक्टर्स को क्या होता है ना कि बस एक चीज की मुझे हमेशा लगता था कि अगर मेरा सर्वाइवल सिक्योर्ड है ना, मतलब बेसिक, तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। सर्वाइवल पे आती है ना बात, तब टेंशन की बात आती है। लोगों के सर्वाइव बहुत कुछ है, मतलब जरूरत से ज्यादा है पैसा, सर्वाइवल, लेकिन दुखी हैं। अरे जब सर्वाइवल निश्चित है तो सीखने में लगाओ ना उस वक्त को, अपने अंदर कुछ हासिल करो ना। अगर सर्वाइवल की फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ उन लोगों से एम्पैथी भी होती है, या मैं भी दुखी उसी वक्त होता हूं जब जिनके सर्वाइवल सुनिश्चित नहीं है। अगर सर्वाइवल आपका सेट कर लो आप किसी भी तरह से, जैसे मैंने टीचिंग करके, राइटिंग करके, कुछ भी करके किया, फिर आई वॉज फ्री टू गो इनटू माय जर्नी, व्हाटएवर जो मैं आर्ट की जर्नी करना चाहता हूँ। एज एन एक्टिंग टीचर, क्या किताबें आपके दिमाग में आती है जो आप कह सकते हैं कि यार ये किताब पढ़ सकते हो? एज अ वो एक्चुअल में क्या है कि आप एक्टिंग के किस स्टेज पे, उसके हिसाब से किताब सजेस्ट की जा सकती है ना। मोस्ट ऑफ हर स्टेज के लिए अलग अलग है, मतलब सीधा ही आप अलग है ना, मतलब स्टिल लाइक बिगिनिंग स्टेज, कुछ एक शॉर्ट फिल्म कर ली है, थोड़ा बहुत क्लासेस अटेंड कर ली है, नहीं तो किताब मत पढ़िए, पहले आप वर्कशॉप कीजिए, फिर आप किताब पढ़ने लायक होंगे, है ना। अब एक एक्टिंग टीचर है जो आपको साल भर का कोर्स करा रहा है और जितनी एक्सरसाइजेस करवा रहा है आपके साथ, और आपसे जितने लाखों रुपए ले रहा है, ठीक है ना, वो अगर आपसे 100 एक्टिंग एक्सरसाइजेस करवा रहा है, मैं आपको 1000 एक्टिंग एक्सरसाइजेस लिख के फ्री में देता हूं, बन जाओ एक्टर। नहीं हो सकता ना वो आपको जाके करना पड़ेगा। किताब, फिर किताब आपको थोड़ा, मतलब आप जब तक थोड़ा प्रैक्टिस में नहीं आते तब तक किताब की जरूरत नहीं है। विद इन दैट लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रोल की किताब से थोड़ा बहुत आप पढ़ लिए, नहीं किताब जरूरी है, तो वो बट मेरे कहने का मतलब आप नए लोगों के लिए पूछ रहे हैं ना, इसलिए कह रहा हूँ कि आप वो किताब एडवांस लोगों के लिए कोई किताब की, ओके, आफ्टर कुछ से काम करने के बाद ऐसी कोई किताब। अभी मैं एडवांस लोगों के लिए एक आध किताब बोलूंगा अभी यहाँ पे ना, तो वो नए ना पढ़ ले, मेरे को डर ये लग रहा है वो बिगड़ जाएंगे क्योंकि जो आपको अब तक सिखाया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, या उसको अनलर्न करने के लिए बोल दिया जाएगा, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो वेरी पर्सनल। तो कौन है जो अपने आप को मानता है कि मैं बहुत एक्टिंग कर चुका हूँ और अब मुझे एडवांस वाली किताब बताओ। बट न्यू पीपल ऑलवेज थिंक ना कि हमने बहुत एक्टिंग कर ली है नहीं, बिगिनर्स का तो मैं कह रहा हूँ किताब ही मत लो, कम टू द वर्कशॉप्स करो, काम करो, फिर आपको अपने आप किताब मिल जाएगी। एक आपको लिखना चाहिए सबके लिए। जी। सो राजेश जी, हु आर योर फेवरेट राइटर्स? एक तो हमने एक्टिंग की बात की, आपने दिलीप कुमार की याद दिलाई, अमिताभ के बारे में बताया,
बट ऐसे कोई लेखक रहे हैं जिनका, क्योंकि आप खुद लेखक हैं, तो आपको भी कभी मन करता होगा कि यार ये जो लिखते हैं इन पे मुझे काम करने की हमेशा इच्छा रही है, मजा आया था? नहीं, जो सारे मैंने हिंदी साहित्य ज़्यादा पढ़ा है, अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ा नहीं है। वो तो हिंदी साहित्य के ही अधिकतर है, मतलब जो पुराने हमारे दिग्गज हैं वो तो हैं ही, प्रेमचंद हों या और भी लोग हों। लेकिन और कवियों में हरिवंश राय बच्चन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और पुराने शायरों में गालिब, ज़ौक़, मीर, ये लेजेंड्स हैं जो लोग। और फिर राइटर्स में मनोहर श्याम जोशी, वो गज़ब के, उनकी लिखी हुई किताबें आप पढ़ें तो उनकी, और हरिशंकर परसाई जिनकी बहुत सी कहानियों पे मैंने नाटक किया है ना, नाटक बनाए हैं, है ना। और तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। हिंदी साहित्य तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मैं वैसे साहित्य सब भाषाओं का अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि आप हिंदी में परफॉर्म करने वाले हैं इसलिए हिंदी साहित्य तो पढ़िए बहुत ना। जरूरी है। जब आप जिस भी लैंग्वेज में आप परफॉर्म करते हैं ना, उस लैंग्वेज के आपको साहित्य की भी नॉलेज होनी चाहिए, और उस लैंग्वेज, वो लैंग्वेज एक चाय की थड़ी में कैसे बोली जाती है वो उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए ना। उस भाषा का ये रेंज आपको पता होना चाहिए। आप समझ रहे ना, जिस भाषा में परफॉर्म करना है आपको, तो उसका साहित्य की भी समझ होनी चाहिए, और एकदम पेडेस्ट्रियन सड़क की भाषा की भी होनी चाहिए, एकदम हार्डकोर, है ना। तो ये दोनों का रेंज होना चाहिए, बोलने में भी होना चाहिए। कि अगर आपको जयशंकर प्रसाद या अपने धर्मवीर भारती या इन लोगों के कठिन हिंदी वाले आपको पढ़ने के लिए, क्लिष्ट हिंदी के पढ़ने के लिए बोलूं, या उर्दू का बिल्कुल कठिन आपको शेर व शायरी पढ़ने के लिए बोलूं, तो आप कहेंगे कि नहीं ये क्या, ये तो मेरे को एक्टिंग में ज़रूरत है ही नहीं, है ना। कि ये कौन सा, मुझे जो कैरेक्टर्स मिलते हैं उनमें तो ऐसा बोलनी नहीं होती, ये भाषा होती नहीं है। तो कभी कभार होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन ये ऐसे है जैसे आप जिम करने जाते हैं तो 40 किलो वजन उठाते हैं, है ना, ताकि 5 किलो आसानी से उठा पाए हर वक्त। तो ये भाषा का भी वही है कि आप 40 किलो की भाषा उठाइए रोजाना, तो ये 2-4 किलो तो आराम से उठा लेंगे। तो ये उसको टालिए मत। वेरी वेरी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आई मीन आपने सरल भाषा में बता दिया कि भाई क्यों गालिब पढ़े, क्यों मीर ताकि मीर पढ़े। नहीं, कभी कभार आपको चरित्र भी मिल सकता है। आप अभी रामायण बन रही है, मुझे मालूम नहीं किस तरह की भाषा होगी इसमें, बट अगर आप कोई इस तरह की कोई पौराणिक कहानियां बनती हैं या ऐतिहासिक कहानियां बनती हैं, या कभी आपको किसी शायर का चरित्र मिलता है, कभी किसी मौलवी का मिलता है, कभी कोई कवि का मिलता है, कोई तो पंडित का मिलता है, तो संस्कृत का प्रयोग होता है उसमें, तो आपको फिर उसके एक अभ्यास होगा तो वो फायदेमंद ही साबित होगा, और अदरवाइज फिर वो होगा तो उससे घाटा कोई नहीं है। लेकिन आप जिस भाषा में आप परफॉर्म कर रहे हैं, उस भाषा की रेंज ऑफ आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे एक एक्टर को एक 5 स्टार में बैठ के भी आराम से सहज होकर खाना आना चाहिए, वहाँ पे चम्मच कांटे छूटने नहीं चाहिए, और एक ढाबे पे बैठ के भी आना चाहिए, है ना। तो आपके चरित्र में भी उतना ही एक रेंज आएगी। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ढाबे में सहज हैं लेकिन वहां जाके असहज हो जाते हैं, लेकिन उतना ही खराब वो है कि जो वहां पे सहज हैं ढाबे में असहज हो जाते हैं, है ना। और हमें एज एन एक्टर दोनों तरफ की रेंज के लिए वो हर जगह की सहजता, वो भाषा में भी और व्यवहार में भी जरूरी है एक्टर के लिए, क्योंकि अलग अलग जगह शूट हो रहा है, अलग अलग एक वर्ल्ड दिखाया जा रहा है। तो अब जो मिलती है, जब जो सुविधा मिलती है, कभी कोई छोटी सी जगह पे रह रहे हैं, कभी 5 स्टार में रह रहे हैं, तो जैसे लाइफस्टाइल भी शायद एक्टर को थोड़ा सा रफ एंड टफ भी होना पड़ता है कि हाँ ठीक है, ढाबा में भी जैसे बैठ नहीं, मतलब स्वस्थ तो रहना ही है आपको। रफ एंड टफ, स्वस्थ रहना काम बहुत कठिन है भाई हमारा। इतना कई बार बहुत ही रिल देते हैं। मिर्जापुर की शूटिंग कहाँ हुई थी? मिर्जापुर की ज्यादातर तो मिर्जापुर में नहीं हुई कभी। इसीलिए अगली बात ये है नहीं, मिर्जापुर की कभी भी मुश्किल से इतना सा शूट हुआ होगा मिर्जापुर में।
अदरवाइज वो लखनऊ, अधिकतर बनारस में You- या लखनऊ में और या मुंबई में. any okay, now let's open this to Q&A. मुझे लगता है कि बहुत लोग वैसे ही सवाल ज़्यादा पूछ रहे थे, लेकिन अब फॉर्मली मौका देते हैं कि पोएट्री नहीं सुनाएंगे? डू यू रिमेंबर आप सबसे आखिर में पूछिएगा क्योंकि आप बहुत पूछ चुके हैं. अब आपका कोटा अभी exhaust बाकी हो को गया। मौका दीजिए आप. You have passed all your credits. चलो anyway, हाँ नमस्कार राजेश सर, मेरा नाम एक्टर राहुल गुप्ता है. सॉरी. राहुल गुप्ता है. हाँ. और सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो पोएट्स होते हैं वो आउटर जो एनवायरनमेंट होता है, जो वर्ल्ड है, उससे ज्यादा अटैच ना होकर अपनी इनर फीलिंग से अटैच होते हैं. दैट आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दैट फ्रॉम यू. नहीं, मुझे लगता है कि जो कोई भी कलाकार होता है, पोएट क्यों, राइट जो आउटर है और इनर है उसके बीच में एक तारतम्य बना पाता है. जी. जो कई लोग सिर्फ बाहर ही रहते हैं, कई लोग सिर्फ अंदर ही रहते हैं, वो दोनों ही काम की चीज नहीं है. ऐसा होना चाहिए जो बाहर की चीज अंदर क्या फर्क ला रही है और अंदर के फर्क से बाहर क्या बदलाव ला पा रहे हैं आप, वो दोनों ही चीजें होनी चाहिए ना. एक्टिंग में भी वही है, क्योंकि है ना. यू रिएक्ट टू योर सराउंडिंग्स, तो पोएट भी वही कर रहा है. बट अपना ट्रुथ और अपना रियल रिएक्शन जानने के लिए तो अंदर जाना भी पड़ेगा ना. क्योंकि बाहर के जो अकम्पलिशमेंट है वो इतने फ्रूटफुल नहीं लगते हैं, वो उसको हम इनर फीलिंग्स में पिरोते हैं. नहीं, अकम्पलिशमेंट वो पोएट की कोई बात नहीं, वो तो एक अपनी पर्सनल फिलोसॉफिकल बात है ना. वो कलाकार तो बहुत लालची भी होते हैं. ये आपका अपना एक फिलोसॉफिकल यात्रा भी होती है ना, कि आप क्या आप किस चीज से कितना अटैच रहना चाहते हैं और किस चीज से कितना डिटैच रहना चाहते हैं, कितना आप न्यूट्रलिटी को एम करते हैं लाइफ में. क्योंकि ये आप बहुत किसी बात पे खुश होते हैं तो वो पेंडुलम दुख होने पे भी उतना ही जाएगा, फिर आप दुख पे भी उतने ही ज्यादा दुखी होंगे. तो अगर आप एक आसपास रखें बातचीत, तो ये पर्सनल मेरा विचार है. हेलो सर, मेरा नाम परमेश्वरी है. जी, बैठिए ना आप, बैठिए. मेरा सवाल ये है, आपकी एक मूवी सिद्धार्थ जी. रिची मेहता वाली जो इंटरनेशनल कैनेडियन अवार्ड के लिए नॉमिनी हुए थे, जी. एंड फिर रंगबाज के लिए भी फिल्म फेयर में आप नॉमिनी हुए थे, एंड देन मिर्जापुर, एंड देन अभी बकेटी जो रिसेंटली मैंने देखा है. सो इट्स अ वर्सेटाइल एक्टिंग, कोई एक मोनोटोनस नहीं रही है, हमेशा डिफरेंट ये रहे. तो इनमें से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो लगा, which was a role which was where you had to actually, जैसे भी आपने समझाया कि आपको वो जगह की भाषा समझनी जरूरी है, वहाँ की रेंज समझनी जरूरी है. तो which was one of those roles which was a little difficult, a task लगा आपको. नहीं, हर रोल का एक अलग डिफिकल्टी होती है, हर रोल एक अलग चैलेंज लेके आता है ना. सिद्धार्थ का एक अलग तरह का चैलेंज था. एक तो ये था कि मैं पहला तो चैलेंज यही था कि मैं बहुत सालों बाद एक्टिंग कर रहा था. टोटल एक्टिंग छोड़ दी थी मैंने, कैमरे के लिए थिएटर कर रहा था. कैमरे के लिए कोई 5-7 साल बाद मैंने कैमरा फेस किया, और फिर लीड रोल मिल जाए आपको तो वैसे ही आप घबराए. तो एक एक्टर की घबराहट अलग थी उससे. तो हर रोल का एक चैलेंज होता है ना. और फिर उस चरित्र को आपको बनाने के लिए कि वो आप उस गरीबी के स्तर को आप समझ भी नहीं सकते कि जो जिसका बेटा खो गया है और उसके बाद भी वो रोज धंधे पे जा रहा है ना. हम लोग ऐसे होंगे ना कि हमारा अगर ऐसे घर में ऐसी दुर्घटना हो जाए तो हम शायद काम धाम छोड़ के बैठ जाएं और उसी में लग जाएं, और हम समझ ही नहीं सकते कि उस जिसका बेटा खो गया उसके पास उसकी फोटो तक नहीं है, तो वो ढूंढे भी कैसे कोई पुलिस उसको. तो ये सारी कई चीजें समझने के लिए फिर जीना पड़ता है. तो मैं उस दौरान में जो एक कादिर भाई थे लक्ष्मी नगर दिल्लियों में, वो चेन ठीक करते हुए घूमते हैं, उनका असिस्टेंट बन के 1 हफ्ते रहा, मैं घूमता रहा उनके साथ. तो एक उधर उनकी समझ में आता है ना कि ये एक व्यक्ति है जिसकी पूरी जिंदगी, मतलब वो जो काम करते हैं, आपने चेन ठीक करा लो वाले, दिल्ली में देखा है कई लोग अगर दिल्ली के तो मेगाफोन लेके वो जिपर ठीक करते हैं. तो काम मैंने है, मैं अभी जानता हूँ किसी की चेन खराब ठीक कर सकता हूँ. तो वो काम मैंने आधे घंटे में सीख लिया, पूरा स्किल उस व्यक्ति का.
और वो पूरा सामान 2,000 रुपये में खरीद लिया। अब इसके पीछे अब इसका दर्द समझिए कि एक व्यक्ति अपना पूरा परिवार पाल रहा है जिसका पूरा सामान 2,000 रुपये में आ जाता है और वो स्किल आधे घंटे में सीखी जा सकती है। उसकी जिंदगी इतनी सी बात पे टिकी हुई है, समझ रहे हैं? तो उसको ऐसे हटा देना ना समाज से 1 मिनट का काम है ना? कोई वो अस्तित्व नहीं हाँ, है, अस्तित्व नहीं है, वो कभी भी उसको ठोकर पड़ सकती है और वो बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा। तो वो कैरेक्टर करते हुए ये एक चैलेंज होता है ना कि अलग अलग तरह के आपको ख्याल आते हैं जब आप रिसर्च करते हैं, कुछ करते हैं, तो बहुत सी इंसाइट्स मिलती हैं जो आपके कैरेक्टर में डेप्थ लाती हैं या एक गहराई से सोचने का मौका देती हैं। कितना लाती हैं पता नहीं, है ना? कि उसके लिए इमोशंस एक लग्जरी है। मतलब ही कैन नॉट अफोर्ड टू बी इमोशनल। इमोशनल होना अफोर्ड नहीं कर सकता वो व्यक्ति। अब एक एक्टर के लिए एक ज्यादा चैलेंज है कि वो इमोशनल भी नहीं हो सकता और दर्द भी दिखाना है। तो उसमें आप देखेंगे पूरी देर कहीं पे भी मैंने आखिर में कोई मुश्किल से आधा मिनट के लिए रोया हूँ। उसके अलावा कहीं पे भी उसमें लगता है ये लगा हुआ है आदमी, और उसी में उसका दर्द दिखाई देता है कि ही कैन नॉट अफोर्ड। तो हर चरित्र एक अलग अलग लेके आता है चैलेंजेस ना। किसी में आपको उस कैरेक्टर की स्किल डेवलप करनी पड़ती है ना। अब बंदिश बैंडिट ये बैठे हैं, हमारी कास्टिंग की थी इन्होंने, तो बंदिश बैंडिट का अलग चैलेंज था कि उसमें म्यूजिकल स्किल्स सीखना है, क्योंकि हर कैरेक्टर की अपनी स्किल्स होती हैं। तो चाहे तबला बजाना, पखावज बजाना, गाना या बांसुरी, ये सब अभ्यास करना, तो हर चरित्र आपको एक नया चैलेंज लेके आता है। तो आपकी एक्टर की तैयारी तो चलती ही रहती है हमेशा, बट बीच बीच में कैरेक्टर की तैयारी अलग होती है। चरित्र की तैयारी और अभिनेता की तैयारी में फर्क है। सर, मेरा एक सवाल है कि जब आप कोई भी रोल प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो जो कैरेक्टर है उसके बहुत सारी चीज़ें, बिजनेसेस होते हैं, एजेंसी होती है, उसकी एक पूरा ढांचा है, उसके पूरा आसपास की लाइफ है, एक आपकी एक पर्सनल लाइफ है। तो जब आप उसे परफॉर्म करने जाते हैं, क्योंकि सेट पे अगर आप होते हैं तो फिर बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी होती होंगी, जो क्यूज आपको टाइम पे लेने हैं, आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, और एट द सेम टाइम बहुत सारे थॉट्स भी आते होंगे कि ये करना है, ये करने के थॉट, ये करने के थॉट। तो जब आपके वो थॉट्स आ रहे हैं, क्योंकि और आप कैरेक्टर भी एक निभा रहे हैं, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा करप्शन हो जाता है मोमेंट ऑफ ट्रुथ का, क्योंकि वो थॉट अगर कॉन्स्टेंटली सेट के शॉट के टाइम पे आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो करप्ट कर रहा है उस चीज को, और अगर कर रहा है तो आप उसे कैसे डील करते हैं उस चीज को? नहीं, थॉट्स कैरेक्टर से अलहदा थॉट आना, आपके जो पर्सनल थॉट्स आ रहे हैं, समझ, वही कह रहा हूँ कि कैरेक्टर के थॉट्स हैं और आपके अलहदा एक्टर के थॉट्स हैं। वो आना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, अनटिल अनलेस वो उसके रास्ते में रोड़ा ना बन रहे हो। आप समझ रहे हो कि तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं, है ना, तो उनको ये भी तो थॉट्स आ रहे हैं ना कि यार मेरा वो स्कोर खत्म होने वाला, मतलब मेरा आज 1 सेंचुरी बढ़ जाएगी और ये लास्ट ओवर है, अभी रन ले लेता हूँ, सामने वाला बैट्समैन अच्छा नहीं है। ये सारे एक स्ट्रेटेजी भी तो चल रही होती है ना, तो एक्टर के भी स्ट्रेटेजी चल रही होती है। तो ट्रुथ का मतलब ये नहीं होता कि आप दुनिया जहान भूल जाएं, है ना। ये एक एक्टिंग के बारे में आपको कभी कभार ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप टोटली सब कुछ भूल चुके होते हैं, बट अधिकतर एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो आपको एक कन्विंसिंग, क्रेडिबल बनना है, और क्रेडिबल बनने के लिए आपके अंदर कई ख्याल हो सकते हैं कि अब मुझे ये करना है, ये करना है, लाइट पकड़नी है, जैसे स्टेज में हमको होता है। आप कुछ काम कर रहे हो तो थप्पड़ मारने तक का बीच का ट्रांजिशन क्या है, वो आपने वर्कआउट नहीं किया तो आप क्यू पे अटके रहेंगे। अगर आपने वो मैं काम कर रहा हूँ, वो काम छोड़ के थप्पड़ मारता हूँ, उसके बीच का जो भी जर्नी है वो आपने अपने जहन में ऑर्गेनिक बना ली है, तो वो अपने आप आएगा हमेशा। छोटा पीरियड है सर, मानिए कि आपका जो बिजनेस करने का पीरियड है वो आपने स्टार्ट किया है, और स्टार्ट करते ही आप वो कंप्लीट नहीं कर पाए, या फिर वो जस्ट एक्टिविटी में एंगेज भी नहीं हो पाया, और आपको किसी और के साथ एंगेज होना है, वो एक्टिविटी करनी है इस मोमेंट पे, तो भी
तो ये वाली चीज आप एक्टिविटी में इतना ध्यान नहीं है उसका, फिर उधर उधर ध्यान होगा ना, वो सीन देख के ही बता सकते हैं। बट आपको कोई भी अपना जो मूवमेंट है ना, क्यूज को तो आपको ऑर्गेनिक बनाना पड़ेगा ना, अपने अंदर की एक यात्रा जो अपने आप क्यू तक ले जाए आपको, वो प्रिडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए ना पहले से। तो आप अगर वेट कर रहे हो, वेटिंग फॉर योर क्यू और वेटिंग टू गिव क्यू, वो दोनों ही वो वाली बात है कि आप लिसनिंग नहीं है और आप प्रेजेंट नहीं जी रहे हो। सर Can we move to somebody else? Okay, go. वो सवाल है। नहीं, no. हाँ हेलो सुहाना खान, आई जी, डू सर। प्रोडक्शन जॉब एक्चुअली, और साथ में ही मैं एक्टिंग में भी ट्राई कर रही हूँ। तो मुझे मैं पोइट्री भी लिखती हूँ, तो मैंने आपकी पोइट्रीज भी पढ़ी है। तो आपने जैसे बोला रिलेशनशिप के रोमांटिसिज्म पोइट्रीज, आप प्रेम की पोइट्री ज़्यादा लिखते हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप जब आपने पहली बार लिखना शुरू किया तो who inspired you about like love poetry? ऑब्वियसली अ गर्ल, अ प्रेटी गर्ल। I mean, sorry, हाँ yes, first. हाँ, वो पहले तो 17 साल का था तब मैंने पहली कविता लिखी थी, तो ऑब्वियसली एक लड़की थी उसकी याद में लिखी थी। उसकी याद में क्या मतलब है, Every poetry. सॉरी सारी poetry. नहीं, वो पहली कविता आप पूछ रही है तो वो उस पर लिखी थी, बाकी भी मैंने रिश्तों पे बहुत लिखी है। बट कोई ना कोई तो आपका एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन बनता ही है ना। तो Real कई life बार से- वो इंस्पिरेशन रियल भी हो सकता है, कई बार वो रियल इंस्पिरेशन, अच्छा जैसे मेरी कविताएं पढ़ के बहुत से लोग ऐसे कई बार सवाल पूछते हैं ना कि ये कोई किसी लड़की के लिए है क्या, ये किसी लड़की के लिए है क्या, ये किस लड़की के लिए है, ये किस औरत के लिए है, ये किसके लिए है, हर कविता को नाम दूं। हालांकि इसलिए मैंने किताब जो ऊपर लिखा है ना, उस वो लिखा है समर्पित तुम्हें, तो छुट्टी हो गई, जिसके हाथ में आए उसी को समर्पित है। तो उसमें एक मैं complete Yeah, कर very, देता very हूँ। interesting. तो क्या है कि कई बार सच भी होता है, कई बार एक काल्पनिक चीज भी होती है जो रियल में आपको नहीं मिली है, उसके लिए भी हो सकती है। कई बार बहुत लोगों की कुछ एस्पेक्ट का जोड़ भी होता है। तो कविता तो ऐसे ही होती है ना।